Hello student, welcome to the fourth lecture of DNA block elements. In this lecture we are going to talk about the atomic size and ionization enthalpy of D block elements. Now in the previous lecture, that is lecture number 4, we have already discussed metallic character, density and melting point. So in this lecture we are going to talk about one is atomic size and second is ionization enthalpy. ये student दोनों के दोनों टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन आने के एक्सपेक्टेशन बहुत ही ज्यादा रहता है, स्पेशली एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, तो स्टूडेंट्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद एटॉमिक साइज. सो द फोर्थ प्रॉपर्टी इज एटॉमिक साइज. If I talk about atomic size of D block elements, ठीक है, जनरली बच्चों ट्रेंड क्या होता है, एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट दैट इज अलोंग द पीरियड, लेफ्ट टू राइट जनरली क्या होता है, एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. दिस इज जनरल ट्रेंड राइट. एंड एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम दैट इज डाउन द ग्रुप, मतलब ऐसे टॉप टू बॉटम क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है. ठीक है, ये हम लोग पीरियोडिक टेबल में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, क्योंकि एटॉमिक साइज बेटा नंबर ऑफ शेल्स के ऊपर डिपेंड करता है, जेड इफेक्टिव के ऊपर भी डिपेंड करता है और भी बहुत सारे होते हैं, जैसे स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है. ठीक है, तो स्टूडेंट्स जनरली क्या होता है, दिस इज इन जनरल मतलब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बेटा कि ऐसा होना ही चाहिए. इन जनरल ये रूल है. ठीक है, अगर हम लोग बात करें 3D सीरीज की या 4D सीरीज या 5D सीरीज, कोई भी सीरीज की बात करें, याद रखना स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट ये कि इफ यू टॉक अबाउट 3D सीरीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है बच्चों कि जब हम लोग इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमेशा याद रखना जो न्यूक्लियस होता है उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और ये जो शेल्स है, इलेक्ट्रॉन बेटा शेल्स में जा रहा है. ठीक है, इमेजिन करो बेटा आपका ये थर्ड शेल है और ये फोर्थ शेल है और ये आपका थर्ड शेल है, राइट. 3D ऑर्बिटल इधर है और ये आपका कौन सा है बेटा, इसमें 4s होता है. तो इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूअसली किस में जा रहा है बेटा, 3D में जा रहा है, करेक्ट ना. 3D 1 से लगा के 3D 10 तक सेम शेल में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यस. तो इलेक्ट्रॉन सेम शेल में जा रहा है, एट द सेम टाइम इसमें एक एक प्रोटॉन भी ऐड होते जा रहा है. तो स्टूडेंट्स दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी, ये अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान देना. जब आप एटॉमिक नंबर 1 से इंक्रीज करते हो तो Z का नंबर 1 से इंक्रीज होता है. Z का मतलब ये प्रोटॉन नंबर, तो Z का नंबर 1 से इंक्रीज हो रहा है. एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन इज गेटिंग एडेड टू द सेम शेल. याद है आपको, अगर इलेक्ट्रॉन बेटा सेम शेल में ऐड हो रहा है, ठीक है ना, अगर सेम शेल में ऐड हो रहा है, न्यूक्लियस का चार्ज भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉन अगर सेम शेल में ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी होगा. दोनों चीजें ना बेटा, एक तो न्यूक्लियस के अंदर का चार्ज भी बढ़ रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो रहा है बेटा, रिपल्शन भी हो रहा है. तो स्टूडेंट्स ये दोनों फैक्टर्स बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे एटॉमिक साइज को डिसाइड करने में. नाउ इफ आई टॉक अबाउट 3D सीरीज, स्टार्टिंग में जनरली व्हाट इज ऑब्जर्व, स्टार्टिंग में एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है. इनिशियली ध्यान देना, इनिशियली एटॉमिक साइज जो होता है, एटॉमिक साइज वो डिक्रीज होता है इनिशियली. ठीक है, बाद में मिडल ऑफ द सीरीज में एटॉमिक साइज जो है वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है, ज्यादा चेंज नहीं आता, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है. एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज, मतलब सीरीज के एंड में एटॉमिक साइज जो है वो इंक्रीज होता है. This is the generally trend observed in case of 3D series. तो ऐसा क्यों होता है, इनिशियली जो है एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, मिडल में आते आते हैं एटॉमिक साइज क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है, और एंड में आते आते हैं एटॉमिक साइज का वैल्यू बढ़ता है. तो इसका रीजन क्या है, इसका रीजन ये है, ध्यान से देखना. अगर मैं बात करूं रीजन की, तो इनिशियली जो है बच्चों, इनिशियली Z इफेक्टिव जो होता है it dominates electron repulsion. इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को बेटा Z इफेक्टिव क्या करता है, डोमिनेट करता है. सर समझा नहीं, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन ऐड करते जा रहे हो तो Z इफेक्टिव मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन खींचने की ताकत सिंपल वर्ड में बोलेंगे तो बढ़ रही है कि कम हो रही है, बढ़ रही है.
बट यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 3D में ऐड हो रहा है, बट अगर स्टार्टिंग में अगर हम लोग बात करें तो एक ही इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन ऐड गया, तो इलेक्ट्रॉन तो दूर दूर है, तो इनके अंदर रिपल्शन क्या रहेगा, कम रहेगा। तो स्टार्टिंग में Z इफेक्टिव इज व्हाट, ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। मिडिल की बात करें, जब d ऑर्बिटल ऑलमोस्ट हाफ भरने आया होगा तो क्या होगा बेटा, जितना Z इफेक्टिव बड़ा होगा वैसे रिपल्शन भी बढ़ने लगेगा, सो दे ऑलमोस्ट क्या बैलेंस आउट ईच अदर, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा बेटा ऑलमोस्ट। ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट एट द एंड ऑफ द सीरीज, सीरीज के एंड की बात करें तो d ऑर्बिटल कंप्लीटली फिट हो गया होगा। d ऑर्बिटल अगर कंप्लीटली फिट हो गया तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा, तो Z इफेक्टिव जो होगा इट विल बी लेस देन व्हाट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन विल प्रीडोमिनेट Z इफेक्टिव। तो इसका मतलब यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या होगा, रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो Z इफेक्टिव का इफेक्ट कम आएगा और वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से थोड़ा दूर जाना चाहेंगे, तो एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये इसका रीजन है। अगर हम लोग 3D सीरीज के एटॉमिक साइज का ऑर्डर देखें, एटॉमिक साइज ऑर्डर फॉर 3D सीरीज, पूरा हर सीरीज का याद रखने की जरूरत नहीं है बच्चों, हम लोग सिर्फ 3D सीरीज का याद रखते हैं, वही हमको एग्जाम में पूछा जाता है, सिलेबस वही है। ठीक है, तो इसमें जो है अगर देखने जाए तो स्कैंडियम एक्चुअल में सबसे बड़ा होता है, तो ध्यान दीजिएगा जरा, इसका जो ऑर्डर है वो कुछ ऐसा है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक, वेनेडियम, लास्ट में आता है कोबाल्ट एंड निकल। ठीक है ना, अभी बचा कौन कौन सा है बताओ, स्कैंडियम हो गया, टिटानियम हो गया, वेनेडियम हो गया, क्रोमियम बाकी है, तो क्रोमियम बाकी है, Mn बाकी है, Fe बाकी है और Cu बाकी है। क्रोमियम, Mn, Fe एंड Cu। I'll repeat, क्रोमियम, थोड़ा जगह कम पड़ रहा है, वापस लिख लेते हैं, ध्यान देना। सबसे पहले कौन था, इट इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, जिंक, वेनेडियम, लास्ट में कौन है, कोबाल्ट एंड निकेल। ठीक है, बचा कौन सा था, क्रोमियम बचा था, Mn बचा था, आयन बचा था एंड कॉपर बचा था। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इसका ऑर्डर जो है वो ऐसा है, स्कैंडियम इज ग्रेटर देन, स्कैंडियम इज ग्रेटर देन टाइटेनियम, इज ग्रेटर देन जिंक, इज ग्रेटर देन वेनेडियम, is greater than what, chromium, chromium is equals to Mn is equals to iron is equals to copper is greater than cobalt and is greater than nickel। तो सबसे छोटा कौन है 3D सीरीज में, निकल सबसे छोटा है और स्कैंडियम जो है वो सबसे बड़ा है। तो ये ऑर्डर बेटा आपको क्या रखना है, याद रखना है, और इसके लिए बेटा आप लोग एक आरपी ट्रिक भी लिख सकते हो। आरपी ट्रिक क्या है, ध्यान देना, साइंस टीचर, साइंस टीचर जैसे जैसे साइंस टीचर जैसे जानने वाले बराबर कोई नहीं। ठीक है, 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। अभी मैंने यहाँ पे ऑरेंज कलर से क्यों लिखा है, इसका बेटा इसमें कोई लेना देना नहीं है, तो खाली कनेक्टिव हमने यूज किया है, तो याद रखना साइंस टीचर जैसे कुछ नहीं है, जानने वाले, मैंने यहाँ पे W नहीं लिखा है, V लिखा है ताकि आपको याद रखे, जानने वाले बराबर कोई नहीं। ठीक है, अभी आप बोलोगे सर इतने सारे एलिमेंट्स आपने छोड़ दिए, तो मैंने जानबूझ के छोड़े बेटा, ट्रिक मैंने कुछ ऐसे ही बनाया, तो ध्यान देना। इसको याद कैसे रखोगे एग्जाम में समझो भूल गए तो आप लोग क्या लिखोगे, साइंस टीचर वेरी क्लेवर मैन फेकोनी कजिन, करेक्ट है, ये तो सबको याद है। अभी हम लोग अपना ट्रिक बताओ चलो, साइंस टीचर जैसे जानने वाले बराबर में पता नहीं कोई नहीं। ठीक है ना, तो अभी आप बताओ साइंस टीचर वेरी क्लेवर नहीं खत्म हुआ है, और क्या खत्म हो गया बताओ, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया,
जिंक खत्म हो गया, तो बचा कौन सा एलिमेंट, 4 ही एलिमेंट बचे, तो वो इधर डाल दो, क्रोमियम, Mn, Fe एंड Cu, बस खत्म हो गया। ठीक है ना। तो अब ये याद रखने के लिए इजी ट्रिक है, यहाँ पे आपको ऑर्डर इस तरीके से याद रखना है, ये स्कैंडियम सबसे बड़ा, फिर ऐसे ऑर्डर आपको फॉलो करना है। ठीक है, एक बार वापस बता दूं याद करने के लिए तरीका। ठीक है, जिनको याद नहीं हुआ है वापस देख लें कैसे याद करना है। पहले आप लोग को ये सीरीज में साइंस टीचर, वेरी क्लेवर मैन, फेल्कोनी, कजिनो, तो हम लोग का ट्रिक क्या था, साइंस टीचर जैसे, जैसे कुछ भी नहीं है यहाँ पे, जानने वाले, जानने वाले, बराबर में पता नहीं कौन कौन से एलिमेंट्स है, बट लास्ट में क्या है, कोई नहीं। ठीक है, तो अभी बराबर में कौन कौन से एलिमेंट बच गए, क्रोमियम बच गया, क्रोमियम नहीं आया देख लो, फिर कौन है, Mn भी नहीं आया, फिर Fe भी नहीं आया, और कोबाल्ट, कॉपर भी नहीं आया। तो ये आपको ट्रिक क्या करना है बच्चों, याद करना है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा 3D सीरीज, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट हियर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको याद रखना है। सो 3D सीरीज में बच्चों याद रखना ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन के साथ मैंने समझा दिया। अभी ये तो हो गया बेटा अलोंग द पीरियड, दैट मींस लेफ्ट टू राइट, अलोंग द पीरियड। अगर मैं डाउन द ग्रुप जाऊं, दिस इज फर्स्ट पार्ट ना, डाउन द ग्रुप, सेकेंड पॉइंट यहां पे लिख रहा हूं मैं, डाउन द ग्रुप की बात करूं, डाउन द ग्रुप, हमने बेटा लोअर स्टैंडर्ड्स में और पीरियोडिक टेबल में क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था, as we move down the group number of shells increases and definitely atomic size increases। तो अगर मैं बात करूं ग्रुप थर्ड की बात, तो ग्रुप थर्ड में बेटा सबसे बड़ा कौन होगा, डेफिनेटली स्कैंडियम होगा, तो स्कैंडियम सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा कौन होगा, वाइट्रियम, और उससे बड़ा कौन होगा, लैंथनम होगा, कौन होगा, लैंथनम। तो ग्रुप थर्ड में स्कैंडियम, फिर उससे बड़ा वाइट्रियम, और उससे बड़ा लैंथनम। अगर मैं ग्रुप 4 की बात करूं, तो ग्रुप 4 में सबसे बड़ा कौन होगा, हैफनियम होना चाहिए, सबसे छोटा टाइटेनियम, सो टाइटेनियम लेस देन जर्कोनियम लेस देन हैफनियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। बट स्टूडेंट्स ऐसा होता नहीं है, और ये दोनों ऑलमोस्ट इक्वल साइज के हो जाते हैं बेटा, ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं, इक्वल साइज के। तो बच्चों अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे तो ये रूल फॉलो हो रहा है, यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं हो रहा है, तो ये दोनों जो एटम्स हैं इनकी साइज ऑलमोस्ट क्या है, सेम है, और इनकी बेटा प्रॉपर्टीज भी ऑलमोस्ट क्या होती है, सेम ही होती है, और इनको हम लोग बोलते हैं केमिकल ट्विंस। क्या नाम दिया गया है इनको, केमिकल ट्विंस नाम दिया गया बेटा। तो याद रखना इनको हम लोग केमिकल ट्विंस बोलते हैं। तो इसके लिए बेटा याद रखना 3D से बड़ा 4D, बट 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, इक्वल होता है, और इसका रीजन होता है, इसका रीजन होता है लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। क्या रीजन है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो अभी बेटा यहाँ पे सबसे बड़ा डाउट क्या आ रहा है कि लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। तो स्टूडेंट्स हम लोग अभी नेक्स्ट बोर्ड पे पढ़ेंगे, पहले ये समझो, स्कैंडियम से बड़ा वाइट्रियम, वाइट्रियम से बड़ा लैंथनम, बट यहाँ पे वो ऑर्डर फॉलो नहीं हो रहा है। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें जर्कोनियम और हैफनियम क्या है बेटा, ऑलमोस्ट सेम साइज के, नियोबियम एंड टैंटलम भी ऑलमोस्ट क्या है, सेम साइज के, मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन भी ऑलमोस्ट क्या है, सेम साइज के, और ये सेम बेटा लास्ट तक फॉलो होता है। ठीक है ना। सो दिस इज फ्रॉम, रिमेंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रुप नंबर 4 टू ग्रुप नंबर 12, ग्रुप नंबर 4 से लगा के ग्रुप नंबर 12 तक ये सेम फॉलो होता है, और इन सब एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, केमिकल ट्विंस बोलते हैं। तो एग्जाम में बहुत बार आपको पूछा जाता है कि बताओ ग्रुप 4 में कौन से केमिकल ट्विंस है। स्टूडेंट बहुत ध्यान से सुनना है आपको, अगेन आई एम सेइंग बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना है। ग्रुप 4 में कौन से केमिकल ट्विंस है, तो इट इज जर्कोनियम एंड हैफनियम। ग्रुप 5 में केमिकल ट्विंस कौन से हैं, नियोबियम एंड टैंटलम। ग्रुप 6 में मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन, एंड दिस इज टेक्नीशियम एंड रीनियम। तो स्टूडेंट्स अभी मैं नेक्स्ट बोर्ड पे आपको डिटेल में समझाऊंगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है। ये एक्चुअली बेटा एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का पार्ट है, बट मैं आपको यहीं पे समझा दूंगा, तो एफ ब्लॉक में आपका एक सॉर्ट ऑफ रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स अगर मैं 3D सीरीज की बात करूं, तो ये सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसका रीजन के साथ मैंने बता दिया। और डाउन द ग्रुप बात करें तो खाली थर्ड ग्रुप में जो प्रॉपर अपना पीरियोडिक टेबल का कंसेप्ट है वो फॉलो हो रहा है, बट 4th से लगा के 12th तक बेटा याद रखना 3D से बड़ा कौन होता है, 4D, और 4D और 5D का साइज ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम, और इनको बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल ट्विंस बोलते हैं। सो ये वाला पार्ट अभी तक हम लोग का एटॉमिक साइज का ही है। अभी मैं आपको सिखाऊंगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो एक बार इसका फोटो ले लो।
ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस स्टडी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये बेटा, बट एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लेट अस स्टडी द मीनिंग ऑफ लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इजी है। नाम इसका थोड़ा सा हमको डरावना लगता है, बट ये बहुत इजी कंसेप्ट है। ठीक है, आगे भी हमको बहुत काम आएगा। ये ऐसे हुआ क्यों? तो स्टूडेंट्स, इसका रीजन ये है कि लैंथेनम के बाद डायरेक्ट हैफनियम नहीं आता है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 57 है, और इसका कितना बेटा 72 है। सो इसके बीच में देयर आर हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर? यस, देयर आर 14 एलिमेंट्स। और उन 14 एलिमेंट्स का जो नाम है वो है बच्चों लैंथेनॉइड। ठीक है ना, उनका नाम क्या है, लैंथेनॉइड। ठीक है ना, अब ये लैंथेनॉइड का कांसेप्ट क्या है आप बताओ। जर्कोनियम एंड वाइट्रियम के बीच में कितने एलिमेंट है? कोई एलिमेंट नहीं है बेटा, ये खुद ही है बस। इसके बाद सीधा ये आता है, बट इसके और इसके बीच में गैप है कितने एलिमेंट्स का? 14 एलिमेंट्स का गैप है। ठीक है ना, 14 एलिमेंट्स का गैप है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैंथेनाइड्स। और उसके नीचे आता है एक्टिनाइड। अब ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, प्लीज इसको ध्यान से सुनो। ठीक है ना, अगर मैं बात करूं कोई भी एक एलिमेंट है, जैसे सीरियम है बच्चों, क्या है, सीरियम। तो सीरियम की बात करें तो वहां पे बेटा आपका कौन सा ऑर्बिटल स्टार्ट हो जाएगा, 4f चालू हो जाएगा। 4f है, और ये कौन सा सीरीज का एलिमेंट है, 5d, और उसके पहले कौन सा था, 6s था। करेक्ट है, तो ये f ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 4f, 5d एंड 6s। प्लीज एकदम ध्यान से सुनना। अगर मैं कोई भी लैंथेनाइड का इस सीरीज का कोई भी एक एलिमेंट लेता हूं, तो न्यूक्लियस होगा, फिर ये फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल एंड सिक्स्थ शेल। करेक्ट है बेटा, वापस से सुनो, 1 2 3 4 5 एंड 6। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में सिखाया था सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, यस 6s में जाएगा। 6s के बाद बोलो, यस इट इज 4f, 4f के बाद 5d, और 5d के बाद 6p में जाता है। आई थिंक सबको ये याद है, प्लीज ध्यान से सुनना। पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाएगा, 6s में जाएगा, 6s के बाद 4f में जाएगा, 4f के बाद 5d में जाएगा, और 5d के बाद 6p में जाएगा। करेक्ट। अगर ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है तो अभी ध्यान से सुनना, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, एक से इंक्रीज होगा, राइट, एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा, z का नंबर भी बेटा एक से क्या होगा, इंक्रीज होगा। मतलब एक एक प्रोटॉन क्या होगा, ऐड होते जाएगा। सो जैसे जैसे एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, चलो पूरा ही लिख देता हूं, इंक्रीजेस बाय 1, एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, one proton also gets added to nucleus। one proton also gets added to nucleus। वो न्यूक्लियस के अंदर भी क्या हो रहा है बेटा, ऐड हो रहा है। न्यूक्लियस के अंदर ऐड हो रहा है तो डेफिनेटली क्या होगा, z इफेक्टिव इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन किसमें ऐड हो रहा है, 6s भर गया। अभी हम लोग f ब्लॉक की बात करें तो सेकेंड बेटा किसमें आएगा, 4f में। इलेक्ट्रॉन गेट्स एडेड टू विच शेल, 4f सबशेल। 4f सबशेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, बराबर है। बट सबको पता है कि f सबशेल जो होता है इट प्रोवाइड्स अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट। इफ इट प्रोवाइड्स अ पुअर शील्डिंग इफेक्ट, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से क्या होगा बेटा, ये वाला जो है शेल, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे बेटा ये पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करेगा। और अगर ये पुअर शील्डिंग प्रोवाइड करेगा तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के अंदर तो चार्ज कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, देखो ना z इफेक्टिव बढ़ रहा है, और एट द सेम टाइम ये कौन से टाइप का स्क्रीन का काम कर रहा है, एकदम पुअर शील्डिंग इफेक्ट दे रहा है, अच्छा पर्दे का काम नहीं कर रहा है। तो इन दैट केस क्या होगा, ये न्यूक्लियस का जो चार्ज है वो बढ़ते जा रहा है, और न्यूक्लियस जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करते जाएगा, खींचते जाएगा। तो ये जो शेल है वो न्यूक्लियस की वजह से थोड़ा सा अंदर शिफ्ट हो जाएगा,
तो थोड़ा सा अगर अंदर शिफ्ट हो जाएगा तो कहने से बेटा एटम का साइज कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? Yes, it is decreasing. So, due to the poor shielding effect provided by 4f subshell, the atomic size प्रोग्रेसिवली क्या हो रहा है बच्चों? डिक्रीज हो रहा है. तो थ्रू आउट द लैंथोनाइट, दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम सीरियम, फर्स्ट एलिमेंट इसका सीरियम है, टू लुटेशियम बेटा, लैंथोनाइट का जो साइज है वो कंटिन्यूअसली क्या होता है? डिक्रीज होता है. एंड दिस डिक्रीज इन साइज is known as कौन सा कॉन्ट्रैक्शन? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. इसी कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं बच्चों? लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. तो ये हो गया आपका लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और ऐसा बेटा 14 एलिमेंट्स में हो रहा है. तो इसके लिए बेटा यहाँ पे जो इस एलिमेंट का साइज है वो ऑलमोस्ट इससे क्या हो जाता है? इक्वल हो जाता है. सो डू रिमेंबर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली ये था. थोड़ा भी डाउट है तो एक बार वापस वीडियो को पीछे करके इसको समझ लो, ठीक है ना. लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में बेटा हर टाइम न्यूक्लियस के अंदर एक एक प्रोटॉन ऐड होते जाएगा. सो न्यूक्लियस की ताकत तो बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो 4f में जा रहा है. वापस समझ लो 4f में जा रहा है, तो ये कौन से टाइप का शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है? पुअर शील्डिंग. तो पुअर शील्डिंग प्रोवाइड कर रहा है, तो इस न्यूक्लियस और इस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है? ज्यादा है. तो अगर न्यूक्लियस आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स के साथ खींच रहा है तो एटॉम का साइज क्या हो जाएगा? कम होते जाएगा. तो ये कम होते 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 बेटा पूरा जो लैंथेनॉइड्स है उसमें लेफ्ट टू राइट जाता है, तो एटॉमिक साइज क्या होता है? कम होता है. इसके लिए इसको बोलते हैं लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन मतलब साइज में क्या आना बेटा? कम आना. सो दिस कॉन्ट्रैक्शन इज आल्सो नोन एज लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन. और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो लैंथेनॉइड्स के बाद वाले एलिमेंट्स हैं उनके एटॉमिक साइज जो है उनके ऊपर वाले एलिमेंट्स के ऑलमोस्ट क्या हो जाते हैं? इक्वल हो जाते हैं. तो उस वजह से हमको क्या देखने को मिलता है? केमिकल ट्विन्स देखने को मिलता है, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट क्या हो जाती है? सेम हो जाती है. तो याद रखना ग्रुप नंबर 4 में, ग्रुप नंबर 5 में, ग्रुप नंबर 6 में एंड ग्रुप नंबर 7 में केमिकल ट्विन्स कौन से हैं? जर्कोनियम, हैफनियम, ठीक है. उसके बाद में नियोबायम, टैंटलम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन, उसके बाद में टेक्नीशियम एंड रीनियम, ठीक है. ये याद रखना है. इसके आगे भी है बट जनरली हम लोग इतना तो याद ही रख लेंगे. तो इसको कैसे याद रखोगे? जिराफ, कैसे याद रखोगे? जिराफ, नबता, नबता, माव, टकरी, जिराफ, ठीक है. लिखना चाहो तो लिख देना इधर ब्रैकेट में, जिराफ, नबता, माव एंड टकरी. सो दिस इज बेसिकली व्हाट एटॉमिक साइज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. इसमें आपको दो चीज याद रखना है, एक तो लेफ्ट टू राइट जाते तो क्या होता है, और टॉप टू बॉटम जाते तो क्या होता है, और लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है वो मैंने समझा दिया. एक बार वापस से अगर आप चाहो तो इस वीडियो को, इस पोर्शन को बाद में देख सकते हो, ठीक है. सो ये अपना खत्म हो जाता है बच्चों एटॉमिक साइज. अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे आयनाइजेशन एंथैल्पी. इसका एक बार फोटो ले लो. Okay students, so now let us continue with ionization enthalpy. Very important topic. So next topic is ionization enthalpy. ठीक है, जिसको हम लोग IE बोल सकते हैं, ionization enthalpy. करेक्ट ना. आयनाइजेशन एंथैल्पी बेसिकली होता क्या है, पहले हम लोग 2 मिनट, एक्चुअली वो पीरियोडिक टेबल में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, हमने तो हर ब्लॉक का, हर ग्रुप का पढ़ा है, बट यहाँ पे हम लोग विल स्टिक टू ओनली डी ब्लॉक, ठीक है. ना व्हाट इज आयनाइजेशन एंथैल्पी? स्टूडेंट सपोज बेसिकली हम लोग उन स्टूडेंट्स के 2 मिनट का रिवीजन कर लें जिनको थोड़ा सा डाउट रहेगा. अगर हम लोग बात करें न्यूक्लियस के सराउंडिंग में, बेटा ये क्या होता है? शेल्स होते हैं, ठीक है. इमेजिन करो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, करेक्ट. इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के बीच में एक क्या है बच्चों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. क्या है? फोर्स ऑफ, थोड़ा बड़ा लिखता नहीं तो आप लोग कमेंट करोगे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, करेक्ट. फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. अगर मुझे इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है, टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन वी नीड टू सप्लाई सम एनर्जी. क्यों? क्योंकि ये इसने बेटा न्यूक्लियस ने इसको होल्ड करके रखा है, ठीक है ना. इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करके, इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाना है. क्यों इनफाइनाइट डिस्टेंस तक? बिकॉज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, करेक्ट ना.
तो अगर R का वैल्यू इंफिनिटी हो गया तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को यहां से रिमूव करके इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाने के लिए जो एनर्जी लगेगी उसी को क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, नाउ आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर उसको क्या बोलेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो हम लोग इसको डिफाइन कैसे करेंगे, ध्यान देना। द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द मिनिमम amount of energy required, the minimum amount of energy required to remove an electron the minimum amount of energy required to remove an electron so that it can be moved to an infinite distance from 1 mole of gaseous isolated atoms, 1 mole of gaseous isolated atom। ठीक है ना, तो 1 मोल ऑफ गैसियस आइसोलेटेड एटम के अंदर से बेटा एक इलेक्ट्रॉन को मूव करके उसको किस डिस्टेंस तक लेके जाना है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेके जाना है, उसी को बेटा क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का जो यूनिट होता है, यूनिट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी, वो होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। सो इट इज इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम और किलोजूल पर मोल और इट इज किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है ना, सबको पता होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। थोड़ा सा मैं इसमें पीरियोडिक टेबल डाल दे रहा हूँ एक्चुअली, 96 अप्रोक्सीमेटली किलो जूल पर मोल, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 23 किलो कैलोरी पर मोल। ठीक है ना, ये तो सबको याद होगा ही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जिस भी एटम में से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, आयनाइजेशन एनर्जी कंसीडर कर रहे हो बेटा, वो हमेशा याद रखना गैसियस स्टेट में होना चाहिए। तो अगर मैं कभी ऐसे लिख दूं Fe सॉलिड, उसमें से बेटा मैंने समझो एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया या गैस लिख दिया प्लस इलेक्ट्रॉन, सो दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। एक्चुअल में क्या होना चाहिए, Fe जो सॉलिड है सबसे पहले उसको सब्लिमाइज करेंगे हम लोग, Fe किसमें कन्वर्ट करेंगे, गैस, एंड द एंथैल्पी ऑफ क्या बोलेंगे इसको, एटमाइजेशन। ठीक है ना, इसको सब्लिमेशन भी बोल सकते हैं। और फिर इसके अंदर से बेटा हम लोग क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। याद रखना एक ही इलेक्ट्रॉन आप रिमूव कर सकते हो एट ए टाइम, तो इसको हम लोग बोलेंगे बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी। अगर आपने फर्स्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, सेकंड इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, और इसको बेटा हम लोग बोलते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी वो क्या होता है जरा इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड पे ध्यान देना। Fe अगर मैंने समझो गैसियस स्टेट में लिया सब्लिमाइज करके डायरेक्टली, तो अगर मैं Fe से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं तो इसको बोलेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। फिर Fe प्लस ऑलरेडी है समझो मेरे पास, इसमें से अगर मैं समझो एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं तो ये Fe2 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, और Fe2 प्लस में से अगर मैं एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहा हूं तो ये Fe3 प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो बोल रहा हूँ ध्यान से सुनो, जितना चार्ज उतना नाम। सर ये क्या है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में सिखाया। फर्स्ट वाले के लिए बात करेंगे बेटा, इसका कितना चार्ज है, एक ही चार्ज है तो इसका एक ही नाम रहेगा, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe। आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका है बेटा, Fe का है, बट फर्स्ट है। अगर मैं बात करूं Fe+1 की तो ये फर्स्ट है, तो इट इज आल्सो नोन एज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe+। बट अगर मैं Fe की बात करूं तो Fe से अगर इधर तक आना है तो आपने कितनी बार इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, यस 2 बार, तो इसको क्या बोलेंगे, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe का सेकंड है, तो मैंने क्या बोला था, जितना चार्ज उतना नाम, इसके 2 नाम है, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ठीक है, इसके ऊपर कितने चार्ज है, +3 का चार्ज है, तो इसके कितने नाम होने चाहिए, 3। चलो आप ट्राई करो, बोलो पहले। हाँ चलो, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, चलो मैं काम करता हूँ आप लोगों के लिए लिख के रखता हूँ बस, Fe सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe एंड थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Fe। अभी बताओ किसके लिए कौन सा चार्ज आएगा, बताओ। फर्स्ट बोला है तो फर्स्ट किसके लिए है, Fe2+ के लिए, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2+। सेकंड किसके लिए, ये वाला सेकंड किसके लिए, Fe+1 के लिए।
तो यहाँ पे Fe+1 और थर्ड किसके लिए बेटा Fe के लिए, तो थर्ड हो गया Fe के लिए। तो स्टूडेंट्स ये आपको लिखने आना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने मेरे पीरियोडिक टेबल के लेक्चर्स अटेंड किए तब तो आपको बहुत इजी लगेगा, नहीं भी अगर अटेंड किया तो चलो मैं आपको 2-3 प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस ही दे देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन बेटा समझो, ये पीरियोडिक टेबल में भी आ जाएगा तो दोनों साइड में आ जाएगा। राइट इक्वेशन फॉर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम प्लस, ठीक है। एक ये इक्वेशन ट्राई करिए। राइट इक्वेशन फॉर नंबर 1, नंबर 2, चलो मैं ज्यादा जगह नहीं, नंबर 2 थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn+4, एक लास्ट वाला सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ कोबाल्ट+2, ठीक है। चलो ये 3 इक्वेशंस हम लोग को लिखना है, तो जिनको बेटा जिन्होंने पीरियोडिक टेबल अटेंड नहीं किया मेरा, उनको भी ये समझ में आ जाएगा। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम प्लस। तो पहले बच्चों इसका ट्रिक सुनो, क्रोमियम प्लस है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, यस क्रोमियम +2 हो गया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, क्रोमियम +3 हो गया, फिर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दो, क्रोमियम क्या हो जाएगा +4। इसे कितनी बार रिमूव करते जाना, ठीक है ना। बोर्ड खत्म हो गया वरना और करते हैं सर, जोक्स नहीं, अभी हम लोग कंसेप्ट पे आते हैं। चलो अभी आप बताओ सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम +1 का पूछा है, तो जहां से जिसका पूछा है वहीं से शुरुआत करेंगे बेटा। तो आप बताओ ये क्रोमियम +1 से क्रोमियम +2 हुआ, तो ये तो फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी हुआ। क्रोमियम +1 का सुनो अच्छे से, क्रोमियम +1 का तो ये फर्स्ट है ना। ये अगर बात करूं तो इस क्रोमियम के लिए कौन सा हो जाएगा, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, करेक्ट ना। इस क्रोमियम के लिए Cr+2 से Br+3 फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी किसका, क्रोमियम +2 का। बट हम लोग को किसका पूछा है, सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम प्लस पूछा है, नहीं समझा। चलो बताओ यहां से लगा के यहां तक क्या है बताओ। सर ये फर्स्ट हो गया, फिर यहां से अगर यहां जाए तो सेकेंड, तो मैं वही तो पूछ रहा हूं ना। तो ये सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो इक्वेशन क्या लिखोगे, यहां से ये थोड़ी लिखोगे, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिया आपने, तो समझे ही नहीं। कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, कितने अच्छे बच्चे आप लोग। ये देखो Cr+1 है, Cr+3 है, कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दिए, तो फिर गलत हो जाएगा ना। आपको मैंने बताया था कितना इलेक्ट्रॉन, n इलेक्ट्रॉन होना चाहिए इधर, n इलेक्ट्रॉन किधर गया मेरा, n इलेक्ट्रॉन देखो इधर, n इलेक्ट्रॉन मतलब सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं। तो याद रहे आप लोग क्या लिखोगे, रिएक्शन क्या लिखोगे वो मुझे चाहिए, बताओ। ये फर्स्ट हो गया तो सेकंड क्या हो जाएगा, ये सेकंड है, तो अगर मैंने क्वेश्चन में यहाँ पे 3 कर दिया होता तो ये थर्ड था, तो आपका आंसर क्या होगा वो बताओ। ये भी हटा दो, ये भी हटा दो, हमारा काम हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन है ना, +2 से +3, करेक्ट, इजी तो था। चलो इसका ट्राई करते हैं। Mn+4 की बात हो रही है, तो शुरुआत किससे करेंगे। अगर आपको खुद से सॉल्व करना है तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, देखो अगर आपका आंसर राइट है तो, नहीं तो थर्ड वाले में और प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। Mn+4 से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, Mn+5, फिर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करो, एक +6 हो गया, तीसरी बार चाहिए, तो ये फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड हो जाएगा बच्चों। सो Mn+7, ठीक है। तो आप बताओ ये कौन सा आयनाइजेशन एंथैल्पी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ किसका, Mn+4, ये सेकंड और ये थर्ड। तो आपको क्या पूछा, थर्ड ही पूछा ना, तो +6 से क्या आएगा, +7 आएगा। तो इसका इक्वेशन सिर्फ क्या लिखेंगे बताओ, यस वेरी नाइस, इट इज +6 to +7। सो Mn+6 चेंजिंग टू Mn+7 by 1 इलेक्ट्रॉन हो गया। दिस इज थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ Mn+4। अगर मैं बात करूं इसकी सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, अभी तो खुद से ट्राई करना ही चाहिए बच्चों, आपने करो ट्राई किया, चलो ठीक है। कोबाल्ट+2 से कोबाल्ट+3 हो जाएगा, सेकंड ही पूछा तो एक ही बार लिखेंगे और विल नॉट वेस्ट टाइम। +4, तो ये फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी और ये सेकंड, तो +3 से +4 इज गोइंग टू बी द आंसर। तो इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, तो मैंने इसके लिए बेटा याद रखना, आपको ट्रिक बता दिया। अभी पता चला कैसे करना है, क्या था इसका आंसर, कोबाल्ट+3 से कोबाल्ट+4 बाय लॉस ऑफ हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। याद रखना एक एक इलेक्ट्रॉन ही आएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट हो गया आयनाइजेशन एंथैल्पी, दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन, अभी ये स्टार्ट हुआ है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग को बहुत सारी चीजें पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स अगर हम लोग को क्वेश्चन पूछा है, एक क्वेश्चन के फॉर्म में आपको सॉल्व करवाता हूं, ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन सेज फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम is less than Mn. First ionization enthalpy of chromium is less than Mn, but
सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ क्रोमियम, ये बोर्ड्स का और एंट्रेंस का दोनों का अच्छा क्वेश्चन है बेटा। ये ऐसा क्यों होता है, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो इसका रीजन हमको पता होना चाहिए। तो इसको बेटा मैं यहाँ पे सॉल्व करके बता रहा हूँ। बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एंट्रेंस के स्टूडेंट्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो सुनो, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों, 24 है और इसका एटॉमिक नंबर 25 है। चलो स्टार्ट करें। तो अगर मैं बात करूं क्रोमियम की और यहाँ पे Mn की, तो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है सर, ये तो कोरोना क्योर्ड वाला है, तो ओके, इसका मतलब एबनॉर्मल आएगा। सो 3d5 4s1, इधर क्या आएगा बताओ, इसका 3d5 4s2 होता है, 25 ना। आप बताओ बच्चों इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किस में से निकलता है, यस 4s में से। तो आप बताओ किसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है सर, इसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है, क्यों, क्योंकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलेगा ये 3d5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3d5। तो अगर मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेता हूं तो क्रोमियम क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, और क्रोमियम +1 होते बेटा क्या हो जाएगा 3d5, हाईली स्टेबल। सर आपने तो बोला था क्रोमियम का फर्स्ट वाला कंपाउंड हाईली अनस्टेबल होता है, वो तो हमको पता ही है कि आगे जाके वो और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बट फर्स्ट इलेक्ट्रॉन भी तो इजीली निकल ही रहा है ना, यस। तो अगर मैं बात करूं Mn की, Mn का भी अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो क्या यहाँ पे इसको स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो कहने से बेटा किसका फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत आसान है, ऑब्वियसली क्रोमियम का। तो इसका मतलब इसका इलेक्ट्रॉन निकालना, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है एज कंपेयर टू Mn की। तो याद रखना यही तो बेटा उन्होंने पूछा है कि तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगा, कम, और इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगा, ज्यादा। अभी आप बताओ, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस, सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब अभी यहां से शुरू करना है, यहां से मत करना। सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पी मतलब क्रोमियम प्लस ऑलरेडी है हमारे पास, Mn भी प्लस ऑलरेडी है। तो आप बताओ ये 3d5 है और ये क्या है 3d5 4s1। अभी किसका इलेक्ट्रॉन निकालना इजी है बच्चों, यस इट इज गोइंग टू बी Mn+। तो अगर मैं बात करूं क्रोमियम की तो क्रोमियम +2 हो जाएगा और वो 3d5 से 3d4 हो जाएगा, और यहाँ पे Mn जो है वो Mn+1 से क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा, जो कि 3d5 हो जाएगा। सो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, इट इज गोइंग टू बी Mn+1। तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगा, कम रहेगा, और इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा रहेगा। यहाँ पे किसका कम रहेगा, यहाँ पे क्रोमियम का कम रहेगा और यहाँ पे Mn का कम रहेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालते ये 3d5 हो जाता है। क्या ये 3d5 4s0 होता तो काम हो जाता था, बट यहाँ पे देखो ये 3d5 ऑलरेडी है, तो इसमें से तो इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है और इसका इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है क्योंकि ये 3d5 हो जाएगा। तो स्टूडेंट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी हम लोग और भी बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, ठीक है। एक और बोर्ड प्रेजेंटेशन आयनाइजेशन एंथैल्पी में लगेगा, आप लोग इसका फोटो ले लो पहले। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। इसी का कंटिन्यूएशन ये बच्चों ध्यान देना, एक बात हमको पता होनी चाहिए कि फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का जो भी वैल्यू हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एटम एनी आयन, उससे ज्यादा बेटा सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होता है, और उससे ज्यादा थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी का वैल्यू होता है। सर ऐसा क्यों, ये मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में सिखाया था कि अगर मैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकालता हूं तो बेटा वो कटायन हो जाएगा, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड बेटा मैं आपको 2 क्वेश्चन देता हूं जिसमें बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इवन टीचर्स भी कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं आपको उसका क्वेश्चन ही बता रहा हूं, ध्यान देना। क्वेश्चन सेज कंपेयर आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1, Fe Fe2+, Fe3+। सेकेंड Mn2+, Mn+4, Mn+7, ठीक है ना। इसमें बेटा अगर हम लोग को पूछ लिया कि कंपेयर द आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो आप कैसे करोगे। तो स्टूडेंट्स हम लोग अगर इसकी बात करें तो ये सेम एलिमेंट है कि डिफरेंट एलिमेंट है, सेम एलिमेंट है, ठीक है ना। तो इसके ऊपर Fe के ऊपर चार्ज क्या है 0 है, ये +2 है और ये +3 है, तो डेफिनेटली बेटा इसके ऊपर चार्ज ज्यादा है और इसके ऊपर चार्ज कम है। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होना चाहिए बताओ, Fe से ज्यादा किसका होना चाहिए, Fe2+ का होना चाहिए, और Fe2+ से ज्यादा Fe3+ का होना चाहिए।
करेक्ट। अगर मैं बात करूं इसकी इनकी, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे 2 प्लस है, यहाँ पे 4 प्लस है और यहाँ पे 7 प्लस है, तो डेफिनेटली इसमें सबसे ज्यादा चार्ज किसका बेटा? +7 का है। तो +7 का जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा वो सबसे ज्यादा होगा। अभी यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं बिकॉज उनका तरीका ही गलत है बेटा। मैं आपको बताता हूँ क्या तरीका गलत है। वो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 3d6 4s1, यहाँ पे लिखते हैं 3d6, यहाँ पे लिखते हैं 3d5, तो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना सबसे डिफिकल्ट, करेक्ट, ये ज्यादा है। फिर ये 3d6 है और इसमें तो इजी है क्योंकि ये 3d6 हो जाएगा। फिर वो लोग इसको सॉल्व करते हैं, बोलते हैं 3d5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3d0, ठीक है ना, और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये 3d कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा बच्चों। फिर वो लोग बोलते हैं सर ये तो हाईली स्टेबल है। सुनो हाँ मेरी बात, मैंने बोला ना बहुत बार कंफ्यूज होते हैं एक बार टीचर्स भी, सर ये तो हाईली स्टेबल है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना तो मुश्किल होना चाहिए बिकॉज ये तो हाफ फिल्ड है। फिर ये वाला आना चाहिए, फिर ये वाला आना चाहिए। स्टूडेंट्स याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे सबसे पहले एक स्टेटमेंट यूज किया था, फॉर सेम एलिमेंट्स। यस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर सेम एलिमेंट्स। सेम एलिमेंट्स के लिए बेटा सिंपली यू हैव टू ऑब्जर्व द चार्ज, कंसीडर द चार्ज। फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, do remember we have to consider the electronic configuration. So electronic configuration is to be considered only when we have different elements. This is very very important, ठीक है, याद रहेगा। तो स्टूडेंट इसमें बेटा कोई कंफ्यूजन रखना मत, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्टी होगा, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, लिखो कंपेयर ionization enthalpy of A Cu, Cu plus B Zn, Zn2 plus। चलो इन दोनों का आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करो। सर कौन सा आयनाइजेशन एंथैल्पी कंपेयर करना है, फर्स्ट सेकंड, कुछ नहीं बोला है तो हमेशा फर्स्ट, ठीक है। वीडियो को पॉज करो, ट्राई करो। हो गया? तो स्टूडेंट्स बताओ, ये आपका क्या था, 3d10 था, ये 4s1 था, ये आपका 3d10 है, 4s0 है, तो किसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल है? सर इसमें से। सर क्यों कर रहे हो आप, क्यों ऐसा? सर आपने तो बोला अभी था सेम एलिमेंट रहेगा तो यू टू सिंपली सीधा चार्ज ही देखना है, बस चार्ज ही देखना है। तो देखा बट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जरूरत ही नहीं था। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कभी-कभी फॉलो हो भी सकता है, कभी-कभी नहीं भी फॉलो हो सकता है। तो यू शुड रिमेंबर दीस टू स्टेटमेंट्स बेटा, याद रखना। इसी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, आरपी ट्रिक। ये सब ट्रिक्स मैं तो बोलूंगा आप लोग अगर मेरे कोर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हो, मेरे लेक्चर्स को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो इट इज एडवाइजेबल एक छोटा सा डायरी मेंटेन करो, उसमें चैप्टर वाइज जितने भी आरपी ट्रिक्स में लिखवा रहा हूं आप लोग उनको लिखते जाइए, ठीक है। दूसरे की बात करें सर Zn एंड Zn2 प्लस का डेफिनेटली आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो जाएगा 3d10 है, लिखने की जरूरत है, खाली मैं बता रहा हूँ 3d10 है और ये 4s2 है, ठीक है ना बेटा। तो स्टूडेंट्स अगर मैं आपको एक थर्ड क्वेश्चन दे दूं, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मैं आपको एक थर्ड क्वेश्चन दे दूं कि बताओ कॉपर और जिंक में से किसका आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगा, तो आपके लिए बेटा एक अच्छा क्वेश्चन हो गया। तो अभी पहले मुझे बता दोनों सेम एलिमेंट है कि डिफरेंट है, डिफरेंट एलिमेंट है, तो डिफरेंट एलिमेंट है तो यू हैव टू सी द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो कॉपर इज गोइंग टू बी 3d10 4s1 और ये क्या बेटा 3d10 4s2 है, तो डेफिनेटली किसका इलेक्ट्रॉन रिमूव करना इजी है, ये, तो इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगा, कम, और इसका आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या रहेगा, ज्यादा। सो ये वाला पार्ट आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा, करेक्ट। आगे बढ़े, तो अभी स्टूडेंट्स हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। तो अभी तक क्या था, टॉपिक ही था, आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ध्यान देना। अगर हम लोग बेटा अलोंग द पीरियड देखते हैं, अलोंग द पीरियड दैट इज 3D सीरीज की बात करेंगे बच्चों, आयनाइजेशन एंथैल्पी बेटा क्या होना चाहिए बताओ ना। आयनाइजेशन एंथैल्पी शुड डिक्रीज होना चाहिए बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज कम हो रहा है, तो डेफिनेटली आयनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए बेटा, ये जनरल इन जनरल बच्चों। बट आपको बता दूं डी ब्लॉक में बेटा देना मेनी फैक्टर्स व्हिच प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल, तो इसके अंदर कोई पर्टिकुलर ट्रेंड है ही नहीं, कोई पर्टिकुलर ट्रेंड नहीं है, नो फिक्स ट्रेंड,
बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं। जेड इफेक्टिव है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है, स्टेबिलिटी है, बहुत सारी चीजें आ जाती है। और जहां पे बहुत सारी चीजें मिक्स हो जाती है वहां पे बेटा ट्रेंड कोई रेगुलर हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो याद रखना 3D सीरीज के लिए, 3D सीरीज के लिए अगर हम लोग बेटा पढ़ना भी चाहें तो बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि कोई ट्रेंड फॉलो हो नहीं रहा है। तो अगर मैं 3D सीरीज के लिए फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर बता दूं, सिर्फ फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एंथैल्पी है Zn की। किसकी है? Zn की। याद ही रखना है बच्चों ये। फिर आता है आयन। कोई अगर आप ये पेपर में लिख के भी सोचोगे तो बेटा कोई पर्टिकुलर ट्रेंड है ही नहीं। फिर आयन की, Zn के बाद फिर किसकी आती है? आयन की। आयन के बाद आती है कोबाल्ट की। कोबाल्ट के बाद आती है कॉपर। कॉपर के बाद फिर आता है निकेल और फिर आता है बेटा Mn। Mn के बाद आता है टिटेनियम, फिर आता है क्रोमियम, फिर आता है वेनाडियम और फिर आता है स्कैंडियम। अभी अगर आप ध्यान से देखो इसको, साइंस टीचर, चलो उल्टा पढ़ते हैं, साइंस टीचर इधर वेरी क्लेवर मैन फेको नीकू जिंग, कोई ऑर्डर नहीं है बेटा। दिस यू हैव टू सिंपली व्हाट रिमेंबर, याद ही रखना है। दिस इज ऑर्डर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी। अभी सबका तो ऑर्डर हम लोग याद नहीं कर सकते, इतना हम लोग सिलेबस में आने वाला भी नहीं है, बट इसमें बेटा आपको याद रखने का आरपी ट्रिक मैं जरूर दे देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आरपी ट्रिक क्या है, इसको हम लोग ऐसे याद रखेंगे। ठीक है, जाने जाने फिर कोरोना, सब लोग हंस रहे हैं, ठीक है ना। अभी कोरोना ने सबको घर पे बिठा के रखा है तो सब कोरोना ही, कोरोना हर जगह कोरोना ही दिखता है। कोरोना क्यों नहीं माना, जाने फिर सेकेंड लॉकडाउन 2.0 चालू हो गया बेटा, 2.0, ठीक है ना, लॉकडाउन का सेकेंड वाला चालू हो गया अभी। तो ऐसे ही बेटा कोरोना की वजह से हम लोग घर पे बैठे हैं, तो जाने फिर सेकेंड लॉकडाउन चालू हो गया, तो जाने फिर कोरोना, जाने फिर कोरोना क्यों नहीं माना, जाने फिर कोरोना क्यों नहीं माना, ताकि हम लोग को लॉकडाउन वापस कंटिन्यू करना है। अभी तो बेटा यू हैव टू टेक केयर वेरी सीरियसली, ठीक है ना, बिकॉज अभी अगर आप घर पे नहीं बैठोगे तो हम लोग को फिर हमेशा वीडियो लेक्चर्स ही देखना पड़ेगा। ठीक है, सो टेक केयर वेरी सीरियसली, जाने फिर कोरोना क्यों नहीं माना, टेक केयर वेरी सीरियसली, दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। ठीक है, तो जाने फिर कोरोना, जाने फिर कोरोना क्यों नहीं माना, टेक केयर, दिस टाइम यू हैव टू टेक केयर वेरी सीरियसली, सो टेक केयर वेरी सीरियसली एंड स्टे होम। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज अलोंग द पीरियड एंड 3D सीरीज के लिए ये हम लोग ने बेटा पढ़ लिया है। अभी हम लोग पढ़ेंगे कि अगर हम लोग ग्रुप्स में जाएं तो ग्रुप्स के अंदर बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी का ऑर्डर क्या होगा। तो इसका एक बार फोटो ले लो। ओके, नाउ इफ आई टॉक अबाउट ग्रुप्स इन डी ब्लॉक, ये तो हम लोग ने लेफ्ट टू राइट पढ़ लिया। नाउ ग्रुप्स इन डी ब्लॉक, जनरली क्या होता है बेटा ट्रेंड, जनरल ट्रेंड होना चाहिए, जनरल ट्रेंड, दिस इज नॉट ऑलवेज ट्रू, अगेन आई एम सेइंग जनरल वर्ड जब भी मैं यूज करता हूं लेक्चर में मतलब नॉट ऑलवेज ट्रू। जनरल ट्रेंड क्या होना चाहिए, डाउन द ग्रुप क्या होता है, एटॉमिक साइज, यस एटॉमिक साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना क्या हो जाना चाहिए, इजी होना चाहिए, तो 3d ग्रेटर देन 4d ग्रेटर देन 5d होना चाहिए। तो अगर हम लोग ग्रुप 3 की बात करें, ग्रुप 3 में क्या था याद है, स्कूटी यामाहा ला, तो स्कूटी यामाहा ला ये ऑर्डर फॉलो होना चाहिए। तो ग्रुप 4 में क्या फॉलो होना चाहिए बताओ, ग्रुप 4 में टी जरा हाफ, टी जरा हाफ ये फॉलो होना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, बट दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग। और ये ग्रुप 4 से लगा के 12 तक सब जगह पे ऐसा ही है, पता है, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। तो डू रिमेंबर आरपी ट्रिक, बहुत सारे आरपी ट्रिक्स आएंगे बेटा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर्स के। आरपी ट्रिक याद रखना, ग्रुप नंबर 4 से ग्रुप नंबर 12 तक ये ऑर्डर फॉलो होगा, 534 5d ग्रेटर देन 3d ग्रेटर देन 4d ये ऑर्डर आपको फॉलो करने मिलेगा। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें
इसके बारे में ये 3D का है, ये 4D का है और ये 5D का है। तो इसका रियल आंसर क्या होना चाहिए बताओ? हैफनियम ग्रेटर देन टाइटेनियम ग्रेटर देन जर्कोनियम। इसके अंदर बेटा क्या होता है, रीजन एक्चुअली क्या है इसका, लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन और नीचे जाता तो एफ ऑर्बिटल है वो पुअर नहीं पुअरेस्ट शील्डिंग इफेक्ट प्रोवाइड करता है और इस वजह से ऐसे इफेक्ट्स हमको देखने को मिलते हैं। चलो मैं आपको भी 3 क्वेश्चन दूंगा, आप लोग को सॉल्व करना है वीडियो पॉज करके। अभी पॉज मत करो, लिखने दो मुझे पहले। 3 क्वेश्चन है। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, क्यों आगे आया, कौन रहेगा आयरलैंड में? ठीक है, वीडियो को पॉज करो और फिर इसको सॉल्व करो। चलो किया तो बताओ। इसका आंसर आई थिंक सबको आ गया होगा, बोर्ड पे ध्यान देना। ये है आपका 5D, ये है आपका 4D और ये है आपका 3D। 534 यू हैव टू रिमेंबर, ये 5 और ये 3 और ये 4। तो मर्क्यूरी ग्रेटर देन, आई होप सबने ये लिखा होगा, ग्रेटर देन कैडमियम। ठीक है ना, चलो आगे बढ़े। फिर गोल्ड ग्रेटर देन कॉपर ग्रेटर देन सिल्वर। फिर आयरलैंड, इरिडियम, कोबाल्ट एंड रहेगा रोडियम। ये आपको आ गया होगा शायद से। ठीक है बच्चों, ये ऑर्डर आपको क्या रखने हैं, फॉलो करने और इसको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, अभी मैंने आपको क्या बोला था, इनऑर्गेनिक इज ऑल अबाउट व्हाट, यस एक्सेप्शंस। तो अगर एक्सेप्शंस है तो मैंने आपको पहले बोला था कि बच्चे ढूंढ ढूंढ के परेशान हो जाते हैं, यार इसमें कहाँ पे एक्सेप्शन था, ये कहाँ पे था। मैं आपको बोला हूँ, आपको एक ही जगह पे सब एक्सेप्शंस लिख के दे रहा हूँ। ठीक है, तो याद रखना, ये सब पढ़ना है, नहीं पढ़ोगे ना तो पिटूंगा फिर सबको। यस, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसी में एक्सेप्शन आ गया। ठीक है ना, क्या एक्सेप्शन है सर? ये 3 है, ये 4D है और ये 5D है। अगर ये 3D 4D और 5D है स्टूडेंट्स, तो जनरल अपना ट्रेंड क्या बोलता है, 534। 534 का मतलब क्या, प्लैटिनम, फिर निकल और फिर पैलेडियम। बट इसमें बेटा एक्सेप्शन है, ये ऑर्डर राइट नहीं है। इसके अंदर ये ऑर्डर है, ए भी इसके पहले आ जाता है। तो प्लैटिनम ग्रेटर देन पैलेडियम ग्रेटर देन निकल। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज एन एक्सेप्शन नंबर 1। दूसरा, अगर मैं बात करूं पैलेडियम 46 है और उसके जस्ट बाजू में सिल्वर आता है जो है 47। तो एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, इंक्रीज होना चाहिए। तो सिल्वर का ज्यादा होना चाहिए पैलेडियम से, बट एक्सेप्शन है, याद रखना, पैलेडियम इज ग्रेटर देन सिल्वर। पैलेडियम का एक और चीज इंपॉर्टेंट याद है सबको, यस, इसके एस ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन होते हैं। थर्ड बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, अगर मैं बात करूं जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी, इसके ये कौन से ग्रुप के हैं बच्चों? यस, दे आर बिलोंगिंग टू ग्रुप नंबर 12, जिंक, कैडमियम एंड मर्क्यूरी। अभी इसके जस्ट बाजू में ग्रुप नंबर 13 आता है, बोरॉन फैमिली, जिसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। बैंगन आलू गाजर इन थैला, या फिर बाल गंगाधर इन तिलक। तो अगर हम लोग बात करें तो इसके जस्ट बाजू में आता है गैलियम, इसके बाजू में आता है इंडियम और इसके बाजू में आता है थैलियम। लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो एटॉमिक साइज क्या होता है, कम होता है। एटॉमिक साइज कम होगा तो आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होना चाहिए। तो गैलियम का ज्यादा, इंडियम का ज्यादा, इसमें थैलियम का ज्यादा होना चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है, इसका उल्टा ऑब्जर्व किया गया है। सो दीज आर एक्सेप्शन एक्सेप्शन एक्सेप्शन। तो क्या रखना है, इसको याद रखना है। सो दिस इज योर आयनाइजेशन एंथैल्पी का ब्लॉक से ग्रुप में भी पढ़ लिया हम लोग ने और लेफ्ट टू राइट भी पढ़ लिया। अभी बेटा आयनाइजेशन एंथैल्पी और थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी भी एक दूसरे से रिलेटेड होता है। तो 5-7 मिनट का एक छोटा सा टॉपिक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसका फोटो ले लो। ओके ना, सी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है बच्चों, बट बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे फ्यूचर लेक्चर में लगेगा ये। आयनाइजेशन एनर्जी एंड थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, एंट्रेंस वाले स्टूडेंट्स इसको स्पेशली याद ही रखेंगे क्योंकि ये थ्योरी पार्ट है, तो इसको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ध्यान देना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ये कंसेप्ट है क्या? तो स्टूडेंट्स एक इंपॉर्टेंट चीज पहले सुन लो
कि आयनाइजेशन एंथैल्पी से can be useful, ionization enthalpy can be useful to predict the thermodynamic stability of the ions or compounds, thermodynamic stability of compounds, ठीक है ना। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। सर इसको समझाओ जरा, आपने लिख तो दिया बट समझाया नहीं। तो स्टूडेंट्स मेरी बात ध्यान से सुनो, आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू से आप पता कर सकते हो कि वो कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो स्टूडेंट मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ, जैसे मेरे पास दो एलिमेंट है ए और बी, अगर आपको ये नहीं समझा तो इसको भूल जाओ, अभी इसको समझो, ठीक है ना। दो एलिमेंट है ए और बी, मुझे दोनों का डाइक्लोराइड बनाना है। चलो ACl2 बनाना है, BCl2 बनाना है। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें ए के ऊपर चार्ज क्या है, +2 है। आई थिंक इतना तो समझ रहा है, ठीक है, वेरी गुड। इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, इसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो कितनी बार आयनाइजेशन एंथैल्पी 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 1, आयनाइजेशन एंथैल्पी नंबर 2। तो क्या मुझे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कुछ तो एनर्जी लगेगा, यस और नो? यस। तो यहाँ पे भी सेम अमाउंट एनर्जी तो लगेगा। क्या दोनों में अमाउंट ऑफ एनर्जी सेम लगेगा? नहीं, इसी में ज्यादा लगेगा, किसी में कम लगेगा। तो जिसमें ज्यादा लगेगा, समझो यहाँ पे बेटा 1000 किलो जूल लगा और यहाँ पे 100 किलो जूल में काम हो गया, तो डेफिनेटली बेटा दिस कंपाउंड इज गोइंग टू बी लेस स्टेबल। क्या? लेस स्टेबल। और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? मोर स्टेबल। तो कैन वी से दैट आयनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी यूजफुल टू प्रेडिक्ट द थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। तो थर्मोडायनामिकली बेटा ये कंपाउंड लेस स्टेबल हो जाएगा और ये कंपाउंड क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल। वही मैंने चीज बोली है बेटा, ठीक है। तो इसमें याद रखना, हम लोग जरूरी नहीं एक ही इलेक्ट्रॉन निकाल रहे, हम लोग बेटा मल्टीपल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी होगा, फर्स्ट सेकंड, जैसे इसमें 2 था ना, तो 100 जो था वो फर्स्ट प्लस सेकंड था, और यहाँ पे 1000 था वो क्या था? फर्स्ट प्लस सेकंड था। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड पॉइंट, इफ द सम ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी फॉर अ particular oxidation state is smaller, मतलब वो वैल्यू क्या है? छोटा है, then that compound is thermodynamically more stable। ये आप लोग ऐसे ही थ्योरी लिखना, बोर्ड वाले स्टूडेंट्स ऐसे ही इसी तरीके से लिखना है, ठीक है। जैसे कि दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट नहीं होगा अनलेस एंड अंटिल यू गिव द एग्जांपल, ठीक है ना। जब तक आप इसमें एग्जांपल नहीं दोगे तब तक ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। जैसे कि निकेल +2 जो है, निकेल +2 इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्लैटिनम +2, इट इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू प्लैटिनम +2, करेक्ट। प्लैटिनम +2 and nickel +4 is less stable than platinum +4। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों होता है बेटा क्वेश्चन? इसका रीजन क्या है वो मैं आपको बताता हूँ, ध्यान देना। अगर मैं इसको डिटेल में समझूं, ध्यान से सुनो वापस से स्टेटमेंट, निकल का +2 कॉम्प्लेक्स इज मोर स्टेबल, थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल देन प्लैटिनम का +2 कॉम्प्लेक्स, एंड निकल का +4 कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू प्लैटिनम का +4 कॉम्प्लेक्स। इसका रीजन क्या है? तो वो है, देखो ध्यान से, निकेल एंड यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ प्लैटिनम, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी का समेशन, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो अगर मैं फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी का समेशन निकालूं, या फिर फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, इन चारों के आयनाइजेशन एंथैल्पी का समेशन निकालूं, तो बेटा दोनों का वैल्यू में डिफरेंस है, वो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मैं जो आपको वैल्यूज दे रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है, यू हैव टू रिमेंबर। इसका जो वैल्यू है 2.49 into 10⁻³ and this is 2.66 into 10⁻³। These values are in kilojoule per mole, किलोजूल पर मोल, ठीक है, याद रखना दोनों जगह पे। तो अभी आप बताओ बच्चों, किसका फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है? इसका 2.49 और ये 2 क्या है? 66 है। तो ज्यादा कौन सा है? ये ना। तो प्लैटिनम का +2 वाला कॉम्प्लेक्स, +2 क्यों? +1 एंड +2 ना, दोनों आयनाइजेशन एंथैल्पी को ऐड किया
तो प्लैटिनम का +1 +2 कॉम्प्लेक्स इज लेस स्टेबल एज कंपेयर टू निकल का +2 कॉम्प्लेक्स थर्मोडायनामिकली। लेकिन अगर आप इसका चारों आयनाइजेशन एंथैल्पी 1 2 तो हो गया, इसमें थर्ड फोर्थ भी ऐड कर दो, मतलब +2 से +3 भी हो गया, +4 भी हो गया, तो यहाँ पे ये निकल कौन से स्टेट में, +2 में, यहाँ पे प्लैटिनम भी +2 में। यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका वैल्यू है 11.29 into 10⁻³ किलोजूल पर मोल, एंड दिस वैल्यू इज 9.36 into 10⁻³ नो ऑप्शन, बट यू हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज बेटा, देयर इज नो ऑप्शन। मुझे भी याद है, आपको भी याद ही करना है, बिकॉज एग्जाम में ये क्वेश्चन अगर आ गया बोर्ड्स वाले स्टूडेंट्स, तब तो आपको बेटा ये आंसर में एग्जाम में लिखना ही है, और अगर आप एंट्रेंस वाले स्टूडेंट है तो सिर्फ आपको इतना सा याद रखना है कि ये ऐसा होता है, उसका रीजन के साथ मैंने बता दिया। तो कहना है आयनाइजेशन एंथैल्पी कैन बी यूज्ड टू प्रेडिक्ट द थर्मोडायनामिक स्टेबिलिटी ऑफ व्हाट कंपाउंड। तो थर्मोडायनामिकल स्टेबिलिटी कंपाउंड की बेटा कंपेयर करने के लिए हम लोग किसका यूज कर सकते हैं, समेशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो वापस से एक बार जिनको नहीं समझा वो देख लो, ये किसके लिए है, निकेल +2 के लिए, और ये किसके लिए है, निकेल +4 के लिए, ये किसके लिए है, प्लैटिनम +2 के लिए है, और ये किसके लिए, प्लैटिनम +4 के लिए। तो याद रखना निकेल +2 और प्लैटिनम +2 में से किसका कम है, इसका, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया। प्लैटिनम +4 और निकेल +4 में प्लैटिनम +4 का वैल्यू कम है किलोजूल पर मोल में। तो याद रखना निकेल +2 is more stable, platinum +4 is more stable. So student, this is your entire concept of atomic size and ionization enthalpy. So this is your lecture number 4. In the next lecture we will talk about oxidation state. ठीक है, thank you.